प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट पीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो हैं मैडम राधिका वर्मा। राधिका वर्मा एक एडवोकेट हैं और गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हैं। राधिका वर्मा जी से आज हम साइबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम कवर करने जा रहे हैं साइबर क्राइम के अंदर जो फ़िशिंग के मामले होते हैं, रैनसमवेयर के मामले हैं, फ्रॉड का मामला है, इस तरह से हैकिंग का मामला है या डाटा थेफ्ट का मामला है। इन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और मैं चाहता हूँ ऑडियंस के लिए आप थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन आप दें ताकि ऑडियंस को पता चल सके आपके बारे में। So thank you, Fayaz, for inviting me here. And I am privileged and I'm thankful that I'm being invited here to speak on this topic because I still feel that there is lack of awareness uh, among people with respect to cyber crimes and there is minimal reporting. Reporting इतने अच्छे तरीके से नहीं है cyber crimes की. So I'm looking forward for this conversation. ओके। तो मैम थोड़ा-सा साइबर क्राइम के बारे में बताइए, कि क्या होता है ये? So, सबसे पहले तो we can start with phishing. Phishing attacks, as I have seen that they are mounting up day by day. Phishing attacks बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. What I'm asking, when we are talking about cyber crime, so people must know what exactly cyber crime is because we know that there's a lot of crime. There are the type of crimes. The killing is a crime, and beating is crime. So these are the examples. That's how the what exactly cyber crime is. Cyber crime basically it happens through your device. Okay. Yes, where your laptop is involved. It could happen through your mobile device. So it happens by way of electronic means. Okay. It means if we are connected to the network. Yes, if we are connected, there is involvement of internet, there is involvement of electronic communication. So that kind of crime is being considered as cyber. मीन्स अगर हम इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें भी क्राइम्स होते हैं। Yes, crime हो सकते हैं आपके साथ. तो हम उसी क्राइम के बारे में जानें किस तरह के क्राइम होते हैं। या सो जैसे कि फिशिंग के बारे में अगर हम बात करें तो फिशिंग में देयर इज अ पर्सन थर्ड पर्सन एंड वो पर्सन आपको एक लिंक भेज सकता है. दैट लिंक इज अनऑथोराइज्ड, दैट लिंक इज अनवेरीफाइड. एक अनवेरीफाइड लिंक आपको भेजा जा सकता है जो कि इनिशियली आपको लग सकता है दैट इट इज फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, बट हाउएवर एक्चुअली इट इज नॉट फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स. अगर आपने मुझे कल एक लिंक भेजा और कहा कि फयाज़ इस पे जाके कोई फॉर्म भर लो या कुछ डाउनलोड कर लो, तो क्या मैं उसको अनऑथराइज़ या अनआइडेंटिफाइड सोर्स मानूँ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, if you want to identify that whether this link is coming from a legitimate source or it is not coming from a legitimate source, then you can just check. So whenever there is a specified link which is secure link, you can always see there is HTTPS. HTTPS. PS. Okay. Yes. So, and if it is not coming from an authorized link, it is not coming from a verified source, then that S is missing in Okay. that link. It means That's how you can verify. इट मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं HTTPS की, Yes. तो वो जो S है वो सिक्योर्ड लेयर होता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। तो दैट इज़ एक तरह की एक एजेंसी होती है, SSL सर्टिफिकेशन करती है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर करके नाम होता है। ये हर वेबसाइट्स जो भी वेबसाइट चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट सिक्योर्ड दिखाए, लॉक्ड, क्योंकि आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र के कॉर्नर में हम देखते हैं एक ऑप्शन होता है कि वो वेबसाइट लॉक्ड सर्टिफिकेशन का दिखाता है कि ये सर्टिफिकेशन कब से कब तक वैलिड है। इट मीन्स कि उसकी थर्ड पार्टी एजेंसी उसकी जिम्मेदारी ले चुकी है जी. कि इस वेबसाइट को हैक होने से बचाएंगे या फिर इस वेबसाइट के जरिए फिशिंग होने से बचाएंगे। Phishing. तो अगर इस तरह की कोई वेबसाइट्स आती है जिसमें एस नहीं है तब तो हमें बचना चाहिए। हम बस उससे हम वी कैन गेट रिड ऑफ इट और वी कैन जस्ट प्रिवेंट दैट सिचुएशन. हम उस सिचुएशन में आने से खुद को बचा सकते हैं.
अदरवाइज थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि कोई भी अगर अनवेरीफाइड लिंक है आपको ईमेल के थ्रू, अगर सेंडर ने कोई अनवेरीफाइड लिंक भेजा है तो ट्राई टू अवॉइड दैट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या इंटेंशन रहा होगा। सी मेन इंटेंशन फिशिंग में ये रहता है कि they just want to gather the confidential information by way of that link or that specific email. So the moment you click on that link, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, all your information whatever is available on your laptop, it will be exposed to third person, your confidential information. So we can avoid that situation, we just have to be little smart. ओके। तो थोड़ी-सी टेक्निकलिटीज़ की बात मैं अगर करूँ तो किस तरह से ये होता है कि जब फ़िशिंग किसी को करना होता है, तो वो एक लिंक के ज़रिए आपको लिंक भेजा है, जी, तो वो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जो बैकएंड सोर्स में है, वो कुछ स्क्रिप्ट बनाकर रखते हैं। वो स्क्रिप्ट तुरंत आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा या रन हो जाएगा और बाईपास हो जाएगा, जिससे कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि कुछ डाउनलोड हुआ है या कुछ सॉफ्टवेयर हमारे इसमें डिवाइस में है। अब वो इनविजिबल फॉर्म में रहता है, वो रन होने के बाद आपके इंटायर डेटा को वो उसी लिंक के थ्रू कॉपी कर लेता है, एक्सपोज हो जाता है एक्सपोज हो जो जाता है। डेटा है, पर्सनल डेटा या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड यू नो नाउ डेज एवरीथिंग इज बीइंग स्टोर्ड इन आवर डिवाइस, be it mobile device, be it our laptop. So there is no time to maintain or keep information in hard copies. पेपर फॉर्म में नहीं मेंटेन कर पाते, सो एवरीथिंग इज देयर इन माय लैपटॉप। इवन आई माई सेल्फ कीप इट इन माय डिवाइस, माय मोबाइल डिवाइस, माय लैपटॉप। So you just can't get rid of this because everybody is busy nowadays, a busy life में what you will do, there's no other option, it's just that we have to be little cautious. इस तरीके का कोई अगर लिंक आता है या ईमेल आता है which you find that it is not coming from a legitimate source, then you should not access or you should not click on that link. ओके, ओके। सो मैडम मुझे ये बताइए कि चलिए फ़िशिंग की तो बात समझ में आ गई। हैकिंग का क्या मामला होता है? किस तरह से हैक हो जाता है? देखिए, हैकिंग मीन्स अनऑथोराइज एक्सेस, जिसे मैं कह सकती हूँ अनऑथोराइज एक्सेस टू योर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं देख रही हूँ, जैसे मेरे भी काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं, दे हैव गॉन थ्रू दिस, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स दे आर गेटिंग हैक्ड। तो उसमें ये होता है जैसे कि आपका पासवर्ड है, समबडी हैज़ गॉट द होल्ड ऑफ योर पासवर्ड, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? वी जस्ट कैनॉट सिंपली कैनॉट गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज़ नाउ एवरीबॉडी इज़ ऑन सोशल मीडिया। इट्स एन एरा, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ देयर। वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव फेसबुक, वी हैव थ्रेड्स। सो how you'll get rid of it, it's just that password thoda sa, don't, it should not be too simple, ओके, it should not be identifiable. So the person who is hacker should not easily identify your password or easily break your password. So don't, so first of all keep it changing, ओके, उसको frequently change करते रहिए अपने passwords को, and बहुत simple ना हो, थोड़ा technical हो, so that other person cannot get an idea of your password. So that's how you can get rid of it. एंड आईटी एक्ट में भी इसके काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं हैकिंग को कंट्रोल करने के ओके, लिए, वो हम विल डिस्कस दैट ठीक है। लेटर। तो इसी टाइप से एक और क्राइम है जिसको हम कहते हैं रैनसमवेयर। जी, जी, इसके बारे में बताइए। सो रैंसमवेयर जैसे कि हमारे क्रिमिनल लॉज में भी एक कॉन्सेप्ट होता है किडनैपिंग बाय रैंसम। So, in this, as far as cyber crime is concerned, cyber crime maybe there's this ransomware crime. So, where your entire system is hijacked. I would call it hijacked. तो आपका सिस्टम हाईजैक हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्टेन इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन अब so how that information is available in public domain, at times what do? We write down our passwords randomly in our diaries, on sticky notes, on random papers we do mention our passwords, अगर वो किसी के हाथ लग गया, so that person can misuse that, उस information का, उस password का misuse हो सकता है, आपके उस basis पे आपके system को वो hijack कर सकते हैं, and then they can ask for ransom. ओके,
राइट? एंड जब तक उनकी जो डिमांड्स है रैंसम की फुलफिल नहीं होती तब तक यू विल नॉट बी एबल टू और दे विल नॉट अलाउ यू टू रिस्टोर बैक योर सिस्टम. So that's how this ransomware thing work. ओके, सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एक जिसमें एक साइबर फ्रॉड की भी बात होती है, तो ये इसका डिस्ट्रिक्शन कैसे है? जो अभी हमने क्राइम्स की बात की है, चाहे फिशिंग हो, हैकिंग हो या रैनसमवेयर हो, स्पेसिफिकली साइबर फ्रॉड की बात जहाँ तक करते हैं, उसको किस तरह से हम So in cyber frauds, it involves financial frauds as well. हुँ, So for example, nowadays you are getting calls. ओके, आपको मैं एक real example I can quote. I would like to quote here. So few days ago, so it is related to my friend. ओके, This is my friend's case. So few days ago, she got a call from some XYZ person, some random third person, and that person said that मुझे आपके फादर के पैसे देने हैं, ओके, so and so amount. मुझे आपके फादर के 25,000 रिटर्न करने हैं. सो माय फ्रेंड सेड कि नहीं ऐसा तो आई मीन अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे फादर मुझे बता चुके होते एंड आप कौन हो और व्हाटएवर. शी आस्क्ड एंड दैट पर्सन सेड कि मतलब उस पर्सन ने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की प्रॉपरली एंड रादर ही सेड कि आपके पास अभी क्या कहते हैं. सो ही सेड मैंने बाय मिस्टेक 30,000 आपके पास भेज दिए हैं. अच्छा, Yes. And what they will do, they will send you some SMS on your phone. ओके, And that SMS is fabricated. It is not a real SMS. It will look like कि वो आपके अकाउंट से मैसेज आया है. For example, if you are holding HDFC account, then what kind of message do you get? You get that so and so amount is debited. So and so amount is credited to your HDFC account. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्ट So what they will do, they will prepare a similar message. It will look like that it is coming from a legitimate bank source, but actually it is not. It is being copied. वो आइडेंटिकल मैसेज एक क्रिएट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं. वो मैसेज एसएमएस आपको, नॉट व्हाट्सएप मैसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप मैसेज, एक फैब्रिकेटेड एसएमएस आपको आएगा एंड वो पर्सन ने फोन करके बोला कि आई हैव सेंट यू बाय मिस्टेक, आई हैव सेंट यू 30,000, तो आप मेरे को रिमेनिंग 5,000 रिटर्न कर दो. मेरे को आपके फादर को 25,000 देने हैं, मैंने आपको 30,000 बाय मिस्टेक भेज दिए, आप सेम नंबर पे मुझे 5,000 रिटर्न कर दो. ओके, And so what a prudent person will do, a prudent person after hearing to this call, that person will first check the bank balance एग्ज़ैक्टली, rather than directly sending away the amount, right? So my friend did the same thing. She first checked क्योंकि वो मैसेज तो वैसा ही लग रहा था कि आपके अकाउंट में. So the message was 30,000 has been credited to your account, bank account. ओके, Yes. So, but what my friend did, she first checked her balance. So, actually, there was no increase in the balance. You getting me? There was no increase in the balance. So she just got rid of it. She actually succeeded in preventing that crime, and she did not listen to that person, and she disconnected the phone. So इस तरीके से हम थोड़ा बस इसी टाइप से जिस तरह से आपने कॉल्स की बात की, तो ये फ्रॉड अगर ये हो जाता तो ये एक एक्चुअली में फ्रॉड फ्रॉड था. होता. यस. तो इसी टाइप से एक फ्रॉड जहाँ मैं ईमेल्स की बात करते हैं कि ईमेल्स में मैं एक मिनिस्ट्री के लिए काम करता था. उस टाइम पे मैं एक पर्सनल एडवाइज़र था मैं मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का. तो मैडम से उनके जो सर्विस मैटर्स होते थे उनसे रिलेटेड, चूँकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लीगल का स्टैंडिंग काउंसिल, और उनको उसी केस में कुछ प्राइवेट एडवाइस चाहिए होते थे, तो वहाँ मेरा मिलना-जुलना कंटिन्यू होता था. मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाके सेक्रेटरीज़ से बैठ के बातचीत करना, उनके कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को किस तरह से हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे, कि क्या जिस चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है. तो हमारी कई बार ईमेल से कम्युनिकेशन भी हुई. जब कोर्ट का कुछ ऑर्डर रहा, हमें कोर्ट्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना होता था, तो इस तरह से मेरी ईमेल आईडी मैडम की लिस्ट में थी. कुछ टाइम बाद मुझे एक ईमेल आता है. उस ईमेल में मुझसे कहा जाता है कि मैं सिंगापुर आई हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे का सीरियस हो गया है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, सर्जरी के लिए अर्जेंट बोला है, और इतना टाइम नहीं है कि मैं अब सिंगापुर से मतलब इंडिया से पैसे मंगाऊँ. मेरे साथ बहुत ऐसा सिचुएशन है कि मैं बस
देख रही हूँ कि कौन मदद कर देगा। इस तरह के मैसेजेस आए थे, आए थे। ईमेल में था, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। तो आपसे अर्जेंट बेसिस पे मुझे अगर 50,000 की ज़रूरत है, जितना भी हो आप कर दीजिए। तो जब मिनिस्ट्री से हमारी एक ऑफ़िशियल बातचीत होती है, लीगल इश्यूज़ पे बातचीत होती है, केस के सिलसिले में जहाँ बातचीत हो, वहाँ एक पर्सनल एक हेल्प की बात की जा रही है, तो एक इंसान सोचता है कई बार, एक वहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है। ये म्यूचुअल ट्रस्ट, Yeah, there is a mutual trust between you and the ministry कि if it is coming from that source, दैट सोर्स। so there are very less chances that it is suspicious. हाँ, वो तो suspicious होने के chances कम तो होते हैं। मैंने मैसेज पढ़ के तो मुझे यही लगा कि एग्ज़ैक्टली मैडम का ही है और मैडम को हो सकता है कुछ इश्यूज़, Need. आप हाँ, यही तो आए होंगे। लेकिन मैंने सोचा डायरेक्ट मैं कॉल करूँ, पहले कॉल ट्राई करूँ। इनफैक्ट कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं सिंगापुर हूँ, इट मीन्स कि आप कॉल मत करना। तो मैंने मैडम को कॉल किया, कॉल लगा भी, मैडम ने कॉल उठाया भी और मैडम से मैंने पूछा कि आपका एक मेल आया हुआ था, इस तरह से लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको भी मेल चला गया? तो उन्होंने बताया कि मेरा ना ईमेल हैक हो चुका है और कोई फ्रॉड कर रहा है और मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं, सबसे पैसे माँग रहे हैं। तो आई डोंट नो कि कितने लोगों ने भेज दिया होगा। तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा सिक्योर्ड हो गया इसमें कि मैंने पहले इंक्वायरी की। हाँ जी। इसी टाइप से एक मुझे याद आ रहा है इंसिडेंट कि कॉल की जहाँ तक बात है, मैं खुद अवेयर रहता हूँ और काफ़ी टेक्नोलॉजी साउंड हूँ, तो इस मुझे बहुत सारी चीज़ों का खुद ही अवेयरनेस है। बावजूद उसके मैं एक बार 99% ट्रैप होने से बचा। उसमें एक इंसिडेंट मैं जस्ट विदिन 1 मिनट मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि मुझे रात के 10 बजे कॉल आता है और वो कॉल इस वे में करते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, वो साइकोलॉजिकली खेलते हैं लोगों से। वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि चूँकि उनको नाम मालूम होता है, अगर नंबर मालूम है तो नाम भी मालूम होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन वो इंटरनेट से, फ़ेसबुक से, गूगल से उठा लेते हैं कि आपके प बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी हमारे पास आ चुकी है। अब वो फ़ोन करेंगे, आपके ही ख़ानदान और फ़ैमिली में कुछ कॉमन नाम होते हैं। जैसे छोटे-छोटे बच्चों को गुड़िया-गुड़िया बोल देता है। हैं, तो इस तरह से उसने ये कहा कि मैं गुड़िया का हस्बैंड हूँ। तो अब वो गुड़िया एक बात से तो बहुत सारे बच्चों को कहा जाता है, तो इस तरह से हम अगर देखें कि ख़ानदान में कौन गुड़िया है, किसको जनरली घर में बुलाया जाता है एक रैंडम नाम से, तो उसने ट्रैप किया कि गुड़िया का हस्बैंड, तो फिर उसमें हमने इस बात को रखा कि अच्छा, आप तो यहाँ नहीं रहते, आप तो बाहर रहते हैं। मैं आ गया बाहर से। मतलब मैं इतना कन्विंस हो गया कि हो सकता है। तो बाहर से आ गया। तो अब उन्होंने एक इश्यू बताया कि मुझे किसी को पैसे मतलब मुझे किसी से पैसे मँगवाने हैं बाहर से और उसके लिए मेरे अकाउंट का जो लिमिटेशन है वो फुल हो गया है। मैं चाहता हूँ आप अपने में मँगवा लें। इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा क्या? यूपीआई शेयर करना पड़ेगा। अब यूपीआई शेयर करने में मैं अगर अपना यूपीआई शेयर कर देता हूँ उसको, तो वो तुरंत क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट डाल देंगे उतने अमाउंट की, जितने अमाउंट का मुझसे कहा गया है कि वो भेजेंगे। हाँ जी। तो इनफैक्ट कि वो रिसीव ना हो के वो उल्टा वो रिक्वेस्ट कर देते हैं वो। तो जल्दी में कोई देखता नहीं है तो वो रिक्वेस्ट पे प्रोसीड कर देता है। प्रोसीड कर देते हैं, राइट। तो वहीं पे वो फँस जाते हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा अवेयर हो गया और अवेयर होने के बाद मैंने तुरंत उसको बोला कि ये फ्रॉडबाज़ी बंद करो। तो वो एकदम से टर्न हो गया, उसने कहा भेज बे, इस तरह का उसने लैंग्वेज इस्तेमाल किया फिर। तो हमें पता चला कि चाहे कोई कितना भी अवेयर रहे, वो भी कहीं न कहीं एक बार ट्रैप हो जाता ट्रैप होने के चांसेस आर देयर, वी आर नॉट डिनाइंग इट, बट यस वी कैन बी कॉशियस। प्लीज थोड़ा सा कॉशियस रहा जा सकता है। बाकी क्राइम तो ठीक है, इट कैन हैपन, अनफॉर्चुनेटली है। इट कैन हैपन विद एनीबडी, बट है। और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एक और इंसिडेंट, चूँकि लिटिगेशन के फील्ड में है और केसेस आते रहते हैं इस टाइप के। तो एक केस इस तरह का था कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको वो फ़ेसबुक पे चैटिंग किया करता था और फ़ॉरेन फ्रेंड्स बनाया करता था। तो उसी में कोई इंग्लैंड का प्रोफ़ाइल, इंग्लैंड में रह रहे किसी एक लेडी का प्रोफ़ाइल मिल जाता है, फिर फ्रेंडशिप हो जाती है, बातचीत होती है। तो वो लेडी कन्वे करती है कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं आपसे इंडिया मिलने आऊँगी। और महीनों फ्रेंडशिप चलती है, तो वो बंदा भी श्योर रहता है और कई बार कॉल से या कुछ इससे बात करते हैं तो उससे श्योरिटी हो जाती है कि वो लेडी है एक वो और ट्रस्ट, एक ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता हाँ। है।
अब ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद वो नेक्स्ट ऑफ़र रखते हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, मैं 18th ऑफ दिस मंथ आ रहा हूँ। फिर वो आने से पहले टिकट प्रोक्योरमेंट का वो पूरा एक रिसीट भेज देते हैं कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, ये रिसीट है। वो ये टिकट का फ़ोटोकॉपी है। अब उसको शेयर कर देते हैं, इससे उसको कन्फर्म हो जाता है कि वो आ रहा है। आने से पहले कहते हैं मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। गिफ्ट में जैसे कि मैं एप्पल का लैपटॉप लाऊँगा, मैं कैमरा लाऊँगा, मैं आपके लिए कुछ ज्वेलरी लाऊँगा, कुछ महँगे-महँगे आइटम्स लाऊँगा। इस तरह की चीज़ें वो कन्वे करते हैं, उसके फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मैंने ले लिया है, ये रिसीट रहा। इससे आप फुल्ली कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि वो बंदा फ्रॉड नहीं है और आपको आपसे अच्छी दोस्ती है, इसलिए आपके लिए स्पेसिफ़िकली कुछ कर रहा है डब। आप ये मान के बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो उनका गेम होता है अब शुरू होता है। वो 18th को आते हैं, फिर उसके बाद मैसेज आता है कि मैं आ तो गया हूँ एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे आ गया मैं, लेकिन अब मुझे कस्टम वाले अब एग्ज़िट नहीं करने दे रहे हैं। कह रहे हैं आप इतना सामान लेकर के नहीं जा सकते, इस पे टैक्स लगेगा। अब वो टैक्स में वो इंडियन करेंसी माँग रहे हैं। अब मैं इंडियन करेंसी कहाँ से दूँ? तो कैन यू फ़ेवर मी कि इंडियन करेंसी आप भेज दीजिए, 50,000 माँग रहे हैं, टैक्स लगेगा। तो अगर आप इस कन्विंस में उसने हालाँकि 20,000 भेज दिए थे, उसने 20,000 भेज दिए थे। उसके बाद वो कहने लगा कि नहीं 20,000 कहने लगे 20,000 से नहीं होगा 10,000 और भेजिए। तो ये 10,000 कैसे करके और भेज दिया 10,000। उसके बाद उसने कहा कि नहीं अब भी नहीं मान रहे, कह रहे पूरे 50 चाहिए। तो रिमेनिंग 20 जब माँगने की जब डिमांड रिपीटेड डिमांड था तो उस टाइम पे उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। तो इन द मीन टाइम उसने मुझे कॉल लगाया, उसने ये सारे इंसिडेंट बताए कि क्या सर कोई फँस गया है, आप कुछ लीगल हेल्प उसकी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा आप फँस चुके हो ट्रैप में। वो कोई लेडी नहीं है, वो कोई लड़का ही होगा। कोई लड़का है। और वो गेम खेल के आपको फँसा। कितने पैसे दे दिए? तो उसने कहा 30 मैंने भेज चुके। मैंने कहा अब गया वो पैसा, वो रिटर्न भी अनट्रेसेबल होता है क्योंकि Untraceable, yes. ये बैंक बैंक वाले Unaccount is untraceable. हाँ, हाँ। Yeah. तो अनवेरिफाइड अकाउंट ओपन करके दे देते हैं और फिर उससे या फेक डॉक्यूमेंट से अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह से वो पैसे जैसे ही आते हैं वो तुरंत सेकंड मोमेंट वो क्रेडिट भी कर डेबिट कर लेता है पैसे। उसके बाद फिर आप कुछ भी कीजिए, अकाउंट फ्रीज़ कराइए या कुछ कंप्लेन कीजिए तो उससे कुछ होता नहीं है। तो ये इस तरह का फ्रॉड है जो ऑनलाइन साइबर क्राइम Online, yes. तो इस तरीके के फ्रॉड्स काफी जी, ज्यादा तो होते हैं। मैडम जिस चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? किस हद तक हम ऐसे लोगों को पनिश कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है साइबर लॉ को इम्प्लीमेंट करने का और उसमें क्या-क्या लॉज़ इनैक्ट हैं? तो इस हम लीगल फ्रेमवर्क पे बात करेंगे। तो मैडम ज़रा आप एनलाइटन कीजिए। Legal framework में so the latest development if I would talk about is that earlier only IT Act was there. पहले सिर्फ जो साइबर क्राइम्स was covered earlier under IT Act only. But now it is being codified under BNS जो अभी latest criminal laws हैं BNS में. It is being covered under section 111. So 111 it defines organized crimes. So अब इसको organized crimes की category में रखा गया है which is I think a very major development in criminal laws कि now it is being specifically recognized and codified साइबर क्राइम सो इसको ऑर्गेनाइज क्राइम्स का ही पार्ट बनाया गया है एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ये हमारी लॉ में काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है जो सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस है उसमें जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट भी है दैट इज 5 years. आईपीसी में था? नो इट वाज नॉट कॉडिफाइड अर्लियर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब ये जो क्रिमिनल लॉज आए हैं लेटेस्ट उसमें इसको स्पेसिफिकली कोडिफाई किया गया है अर्लियर इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज आईटी एक्ट में था देयर वाज अ प्रोविजन सो अगर हम जैसे हैकिंग की बात करें हैकिंग इज बीइंग कवर्ड इट इज बीइंग पनिशेबल अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट में इसको पनिशेबल किया गया है so that is there and then as far as so we just forgot to discuss about data theft also. यस। So data theft is also happening rampantly these days. Data theft, आपका data, your personal data is being recorded at several places. आप किसी hospital में जा रहे हैं, तो आपकी history, medical history is being recorded there. आपके college में आपका personal data है. Your data is everywhere. So now so after enforcement of DPDP Act, Data Protection Act,
there are so DPDP Act has stringent provisions with respect to data theft. उसमें जो भी डेटा फिड्यूशरीज हैं, डेटा फिड्यूशरीज जो होल्ड कर रहे हैं डेटा को, and if the data is being leaked out, it is being exposed to third party, then it is punishable, and those data fiduciaries, they will be penalized. Okay. So which is, according to me, that's a very progressive thing, that now we actually have stringent laws in the society. So earlier we did not have many stringent laws. So now you see we have how much we have developed that way. Now we have DBDP Act. Now we have now we have a separate section of cyber crimes in IPC, BNS. BNS में भी separate इसको separately recognize किया गया है. Then अगर आपको crimes की online reporting करनी है, so एक पोर्टल भी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. आप वहाँ जाके भी ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्रेसल ऑफ साइबर क्राइम्स. एंड साइबर क्राइम्स तो पुलिस स्टेशन में भी आप फिजिकली भी जा सकते हैं. एवरी पुलिस स्टेशन दे हैव साइबर क्राइम सेल्स. और फिजिकली आप स्पेसिफिकली आप फिजिकली जाके भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं वहाँ पे. आई हैव सीन मेनी पीपल, मेनी गर्ल्स. जैसे गर्ल्स को मैंने देखा, एक ऑनलाइन थ्रेट्स भी मिलते हैं कई बार इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. So, there was this friend of mine and she was getting online, death threats. Okay. Okay. And आपको sexually assault कर देंगे उस टाइप से, those kind of threats they get at times. Trollers are there. आपने कोई पोस्ट कर दिया रैंडम, आपका पोस्ट किसी को पसंद नहीं आया, लेट्स से आपने गवर्नमेंट के बारे में कुछ पोस्ट कर दिया, एंड देन यू आर बीइंग ट्रोल्ड अननेसेसरीली. So that is what? That is online bullying. That is online harassment. That is also a kind of cyber crime. So what you will do? अगर कोई specific crime नहीं है and you just, so you can simply do one thing. You can lodge your complaint online on National Cyber Crime Reporting Portal. ओके. हाँ, क्योंकि साइबर क्राइम के जो पोर्टल हैं इस पे कैटेगरी भी बतौर मेंशन है. इसमें कैटेगरी मेंशन है. आपको जैसे ऑनलाइन कोई थ्रेट आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके क्लिक करके एंड आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे. और That ये is नहीं कि also- कहीं भी मामला हो, क्योंकि मैं भी एक रिसेंटली एक क्लाइंट का मैंने कंप्लेंट किया था. क्लाइंट एक माइनर लड़की थी, वो तमिलनाडु से थी, और मैं यहाँ से बैठ के नेशनल साइबर पोर्टल पे मैंने डाला. उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ विद इन सिंगल डे. वो कई जगह ट्रांसफ़र हुआ. उसके बाद वो एग्जैक्ट जिस एड्रेस को हमने मेंशन किया था, उस एड्रेस के पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस स्टेशन तक पहुँचा, जहाँ साइबर सेल है, जहाँ डील किया जाता है. वहाँ से फिर कॉल आए, फिर हमने इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कराया. तो ये अगर ये इफ़ेक्टिव रहता है तभी जाके इस तरह के जो साइबर क्राइम से मामले हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं. तभी. एंड मैंने ये भी देखा, जैसे साइबर क्राइम्स में बहुत मिनिमल रिपोर्टिंग है. पीपल आर स्केर्ड ऑफ हाँ. रिपोर्टिंग और समथिंग, ये समझते हैं कि स्पेशली गर्ल्स. साइबर क्राइम को उस तरीके से रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया जा रहा है कि इतना कुछ मेजर हो गया. वी स्टिल हैव दिस थिंग इन आवर माइंड. पीपल डू हैव दैट बेंट ऑफ माइंड कि नहीं, अभी इतना कुछ मेजर नहीं हुआ है. ऑनलाइन थ्रेट ही तो है, ऑनलाइन हरासमेंट ही तो है. जनरली अगर ऑनलाइन कंप्लेन आप करते हैं, कोई जी. मोबाइल का इस्तेमाल करके आपको धमका रहा हो, आपको कुछ बुरा भला कह रहा हो, या आप मोबाइल का मिसयूज़ करके वो आपके फ़ोटोज़ को मॉर्फ कर रहा हो या कहीं और शेयर कर रहे हो, तो इन सब केसेस में जब आप ऑनलाइन साइबर सेल में कंप्लेन करते हैं, तो तभी आप इमीडिएटली उनका मोबाइल फ्रीज़ कर देते हैं. वो मोबाइल ऑनलाइन freeze हो जाता है. नंबर फ्रीज़ हो जाता है, फिर उसके बाद वो एक्शन लेते हैं. Yes, and there are, not only so these what we have discussed all the prominent crimes. There are many other crimes also which are part of cyber crimes. As I told you, online bullying, online harassment, child pornography. Child pornography is being specifically covered under IT Act, the provisions of IT Act. So we have so many cyber crimes. These are the few prominent ones which we have discussed today. So I just hope that there is more and more reporting. I think whenever there is more and more reporting of cyber crimes, then to a great extent, I think we can achieve this thing.
and actually it will mitigate ओके साइबर क्राइम्स. उससे साइबर क्राइम्स काफी हद तक आई वुड से कि कम हो जाएंगे. पूरी तरीके से वी कैन नॉट इरेडिकेट दिस. वी कैन नॉट इरेडिकेट साइबर क्राइम्स. crime will exist but Crime will definitely exist, but I think now we have stringent provisions, we have better laws, and it will definitely help in reducing the crimes to a great extent. so ma'am, coming to the conclusion, what is the way forward if we talk about? See, the way forward, as we have discussed during our conversation, that you should first of all not click on any unverified or unauthenticated link जो है. I know at times, it is difficult. Even you and me, we can also get trapped some days. It is very difficult. It is not realistically possible. But yes, at first place, be sensible, be cautious. आप कोई लिंक क्यों भेजा जा रहा है, कहाँ से लिंक आ रहा है, whether it is a legitimate source, it is not a legitimate source. Exactly. वो सब पूरा एनालाइज करके only then share your personal information. जरूरी नहीं है कि आपको कोई ईमेल आए और there is some spoofing, there is phishing. It's not necessary. Even you can get a phone call and that person, the other person, might ask you your confidential या personal details आपसे पूछी जा सकती हैं. आपसे आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैसे होते हैं आप बताइए. फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऐसे होते हैं दैट देयर इज सम पर्सन एंड दैट पर्सन इज इम्पर्सोनेटिंग एज सम बैंक ऑफिशियल. Okay. अपने आप को बैंक ऑफिशियल बना के वो आपको कॉल करते हैं. देन दे विल आस्क यू योर कार्ड डिटेल्स. Exactly. आप अपना सीवीसी नंबर उनको बता देते हैं. आप अपने कार्ड की डिटेल्स दे देते हैं. कार्ड की डिटेल्स तक देना इज स्टिल फाइन, बट द मोमेंट यू शेयर योर सीवीसी नंबर विच इज रिटन बिहाइंड योर कार्ड, then you are exposed to risk. और ज़्यादातर जो आज के टाइम पे फ्रॉड चल रहा है वो जी. जैसे हम कुछ चीज़ें ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ई-कॉमर्स वेब या फिर इस तरह की जहाँ पे हम सेकंड हैंड चीज़ें खरीदते हैं जैसे OLX OLX है, पे आप ये सब देखेंगे, नहीं. मीशो पे आप देखेंगे. सो ऑनलाइन, सो वेयर एवर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व्ड, रिस्क तो रहेगा. But we as a person, we as a layman, we as a lawyer, we have to be sensible enough, according to me. So that is one thing. थोड़ा सा कॉशियसली जो भी आपके पास ईमेल आ रहा है या कोई लिंक आ रहा है, थोड़ा सा कॉशियसली उससे डील करें, थोड़ा एनालाइज करें. एंड सेकेंडली, कोई भी इस तरीके के रैंडम कॉल्स आए विच वी डिस्कस ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन कि आपको एक फैब्रिकेटेड एसएमएस भेज दिया कि क्रेडिट के लिए, तो आप उस पे ध्यान ना दें. अपने पासवर्ड को सिंपल ना रखें. इट शुड बी अ टेक्निकल पासवर्ड. इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. इट शुड बी डिफिकल्ट टू ब्रेक. ओके मैम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो इसी कॉन्वर्सेशन के साथ इस प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करते हैं थैंक और उम्मीद करते हैं आप किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आएँ और लोगों को एनलाइटन करें जो भी नॉलेज है. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.